ये मुझे लगता है अगर किसी को समझ में ना आई हो तो ये इस पूरे वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बिल्कुल है। ये मैंने आपको ना हमेशा नॉलेज इंटेंशन मोटिव प्रिपरेशन बहुत बार बोला है। इस बात बोल रहा हूँ आपको मैं, ये अरेस्ट सर्च सीजर जब भी मेरे पास कोई चार्जशीट आती है ना, देखो ऐसा होता है कि मान लो एक चार्जशीट 7,000 पेजेस की है, तो जिसके ऊपर केस हुआ वो तो सुनते बेहोश हो जाएगा, इतनी बड़ी चार्जशीट। वकील जानता है उसमें काम की पेज कितनी है। हमें कोई हमारे पास आ जाएगी तो मुश्किल से हम आधे घंटे पूरी चार्जशीट छान लेंगे हम कि उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, क्या काम का नहीं है। उस पर हम टैग कर देते हैं कि ये काम का पेजेस है, ठीक। अब उसमें हम मेन तो यही देखते हैं, अरेस्ट कैसे किया गया, सर्च कैसे हुई, सीजर कैसे हुआ। 105 BNSS का सेक्शन यही तो बोलता है। सीजर क्या होता है? सीजर होता है कोई चीज बरामद, जैसे मान लो पुलिस ने रेड मारी ना, पुलिस ने, आप समझने की कोशिश करता, पुलिस रेड मारी, पहले पुलिस अरेस्ट थोड़ी करती है, पहले सर्च होता है। पूरी रेड मारी, पता चला क्या कि एक्स नाम का एक जहाँ पॉडकास्ट हो रहा है वहां पर कुछ हेरोइन चरस या गांजा लेकर बंदे बैठे हुए हैं या MDMA उनके पास है, ठीक। रेड मारी उन लोगों ने, पहले आके फटाफट से ढूंढना शुरू करेंगे, सर्च करेंगे, मुझे उठाएंगे चेक करेंगे, आपको उठाएंगे चेक करेंगे, लॉकी को उठाएंगे चेक करेंगे। लॉकी की जेब में से मान लीजिए कि MDMA मिल गया, इसकी जेब में से मिल गया MDMA, मिल भी जाएगा। नहीं भगवान न करे ऐसा कभी हो, मान लो मिल गया उसकी जेब से, ठीक। अब मिल तो गया, तो यहीं पर 105 सेक्शन बोलता है। NDPS में तो स्पेशल प्रोविजन है, सेक्शन 50 भी है, 42 भी है। आज हम NDPS की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसकी चीटिंग और फॉर्जरी की, तो इसमें भी काम करता है। यहाँ पर 105 ये बोला गया कि जब भी आप कहीं पर रेड मारते हो, सर्च करते हो, तो वीडियोग्राफी प्रॉपर होनी चाहिए, पूरी वीडियोग्राफी। तो पुलिस वाले जब बाहर से आएंगे ना, वहीं से वीडियो बनाते हुए आएंगे, अंदर आएंगे, आपको उठाएंगे, सर्च कर रहे हैं, वहां मिल गया ना कुछ, उसको दिखाया सर्च मिल गया, मेरे को मिला कुछ, सर्च मिला कि नहीं मिला, ये सर्च है। सर्च करते ही जब मिल गई वो सब चीजें, अब वो उसको सीज करेंगे और आपको अरेस्ट करेंगे। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है। अरेस्ट करने का प्रोविजन है, आपको अरेस्ट तो कर लिया, पुलिस वाले लेके भी चले गए, आपको पेश भी कर दिया कोर्ट में, पर यही नहीं बताया आपको अरेस्ट क्यों करा, मिला तो उसकी जेब में से था। तो इसको बोलते हैं ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट का अलग से सेक्शन है 47 और साफ साफ लिखा हुआ है, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं दिए तो यहां पर उसको बेल देनी पड़ेगी, शैल का यूज हुआ है। तो ऐसे में सर्च और सीजर की बहुत इंपॉर्टेंस, ये अगर अरेस्ट ही इलीगल हो जाएगा अगर आप ये काम नहीं करोगे, सर्च ही इलीगल हो जाएगा अगर वीडियोग्राफी नहीं है, आपका सीजर ही इलीगल हो जाएगा जब आपने इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं बुलाए, जो सीजर किया साइन नहीं लिया उसके ऊपर। तो सीजर को विटनेस नहीं कराया तो सीजर की वैल्यू क्या है? आपने मूवी देखी रेड? ऐसे तो वकील साहब, आपने मूवी एक रेड देखी, रेड 2 या फर्स्ट थी, जब अंदर जाते हैं तो कहता है कि हम यहाँ पे रेड करने के लिए आप अगर चाहो तो हमारी तलाशी ले सकते हो, और यहाँ के 2 गणमान्य सदस्य जो भी हैं यहाँ के, उनको आप बुला लो, बिल्कुल उनके सामने सर्च और सीजर होगा। अरे पुलिस में ये फिल्में जब हम देखते हैं ना, बस देख के सरसरी निगाहों से चले जाते हैं, हम सीखते नहीं उससे। सब तो लिखा है उसके अंदर, कब सर्च होगा, कब सीजर होगा, इलीगल अरेस्ट कब होगा। अभी ना मैं एक सीरीज देख रहा था, उस सीरीज में क्या होता है ना, वो कर रहा हो, टेस्ट कर रहा होता है, अलग तरह का वायरस बना रहा होता है, तो उसको उठा के ले आते हैं, अरेस्ट पुलिस उसको उठा के तो ले जाती है, बट उसके पास कुछ मिलता ही नहीं, कोई एविडेंस ही नहीं होता। तो अरेस्ट तो तब करोगे जब आपके पास एविडेंस है। मैं फिर बोल रहा हूं, किसी भी नए वकील साहब, कोई भी लॉ स्टूडेंट, कोई भी हो, अरेस्ट, सर्च और सीजर को डिटेल में पढ़ो, तब समझोगे ये हो क्या रहा है। और मैं बड़ा काम का सेक्शन है, 105 तो बता दिया BNSS का, आप उसी का सेक्शन CRPC का सेक्शन 100 भी पढ़ना, बहुत काम का है। 41 को पूरा पढ़ो, 46 को पूरा पढ़ो। अब पढ़ने के बाद में जब पुलिस अरेस्ट करती है ना, उसकी चेकलिस्ट होती है कि जब पुलिस ने नोटिस देके आपको बुलाया, अब वहां 5 चीजें लिखी हुई है, उन 5 को क्रॉस करता है वो कि 5 में कितनी फुलफिल हो रही है, 5 में 3 पूरी हो रही है, 2 नहीं हो रही है, तो छोटी मोटी चीजें पुलिस वाला अरेस्ट नहीं कर सकता। पुलिस वाला अरेस्ट करेगा तो रीजन देगा, पुलिस वाला आपको छोड़ेगा तो भी रीजन देगा, दोनों में रीजन देना कंपलसरी है। अब देश का प्रिंसिपल क्या बोलता है किसी को अरेस्ट करने का? किसी को अरेस्ट कर लिया, अब बेल देने का प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है? पहला, फ्लाइट रिस्क नहीं है, मतलब कि देश छोड़ के भागेगा नहीं, उसकी रूट्स कैसी हैं, कैसा वो नागरिक है, देश का जिम्मेदार है कि नहीं, परमानेंट है कि नहीं, ये सब देखा जाता है। बेल दे देंगे, कल वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, ट्रायल का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, ये देखा जाता है। ये भी साथ में देखा जाता है कि सामने वाले जिसको बेल दी जा रही है उस बंदे को, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इंसान को आज जब हम बेल दे रहे हैं तो उस वक्त कन्विक्शन होने के बहुत हाई चांस है, कन्विक्शन ही होगी इसकी, सारे एविडेंस के अगेंस्ट है, ये सब भी देखा जाता है। कुछ चीजें अगर आप पूरी कर देते हो, अल्टीमेटली बहुत सा जजमेंट में बात बोली गई है, किसी भी इंसान को जब बेल दी जाती है तो बेल का मतलब यह है कि उसकी प्रेजेंस को सिक्योर करना, और जब ट्रायल चले तो आकर वो अपने ट्रायल को अटेंड करेगा, इसको सिक्योर करना और सामने वाले को बेल देना, क्योंकि आर्टिकल 21 यहाँ पे हिट करता है।
इंसान की आजादी को तुम यहाँ पर श्रिंक करके उसको जेल में डाल देते। आर्टिकल 20 बोलता है लाइफ एंड लिबर्टी। इसी वजह से मान लो किसी इंसान के केस में, बड़ा केस है, एक बड़ी पते की आपको बात बताता हूँ, मान लीजिए किसी इंसान के ऊपर केस है, 10, 20, 30 करोड़ का केस है, EOW के मामले में इंसान जेल बैठा हुआ है, ठीक, उसकी बेल करवानी है ना, 3-4 मुद्दे बताता हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है उसने अपराध किया ही होगा, जरूरी नहीं है ये तो देश का कानून है, प्रूफ बाद में होगा अपराध किया नहीं किया। अब ऐसे केस में सीरियस मुद्दों में, EOW के मामले या कोई भी मुद्दा सीरियस हो, उसमें 3-4 स्टेप फॉलो करने चाहिए। पहला, क्या घर में कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती है, बच्चे को एक सीरियस कोई इलनेस हो सकती है, वाइफ को सीरियस इलनेस हो सकती है, घर में किसी की डेथ हो गई हो, तो ऐसे में ना उसकी इंटरिम बेल लो। इंटरिम बेल मतलब उसको 10, 20, 30 दिन के लिए, महीने भर के लिए छोड़ा जाएगा, जरूर निकालो उसको। वो बंदा बाहर आ गया, इंटरिम को एक्सटेंड कराओ, नहीं हुई कोई बात नहीं, जगह सरेंडर करो, चुपचाप सरेंडर कर देना, कि पूरी जिंदगी दांव पे लगाने से अच्छा है कुछ दिन जेल में काटना, है ना। तो वो बंदा गया, फिर 1 महीने बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए, दोबारा लगाई, फिर बंदा भाग गया, एक बार इंटरिम ले चुका, तो पहला पॉइंट ही उड़ गया। जो बोलते हैं कि ये बंदा के छोड़ते भाग तो नहीं जाएगा, ये बंदा दोबारा ट्रायल अटेंड करेगा कि नहीं करेगा, तो ये क्वेश्चन ही गायब हो गया। अब पीपी साहब ये बात नहीं बोल पाएंगे कोर्ट में कि सर बेल दो के भाग जाएगा, अब नहीं बोल पाएंगे कि वो मुद्दा खत्म हो गया, भागना पहले भाग वापस आ रहा है ना, तो उसको इंटरिम बेल दोबारा उसको इजीली मिल जाएगी। 2 दिन में बेल ले ली तो पहला मुद्दा आप काट चुके, भागेगा नहीं आदमी को, ये क्लियर हो गया उसका, ठीक। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं। एक आदमी 1.5 साल से जेल में है, उसका ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ। अगर उसका ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ तो यहां पर भी आर्टिकल 21 या फिर बोले स्पीडी ट्रायल, ये कहीं ना कहीं वायलेशन होता है इसका। आप वकील साहब क्या बोलेंगे कि माय लॉर्ड, इस बंदे को ऑलरेडी 1.5 साल जेल में हो चुका है, 13 महीने 14 महीने जेल में काट चुका है, अभी तक चार्जेस तक फ्रेम नहीं हुए, इस केस में टोटल 30 विटनेसेस हैं, ये ट्रायल आने वाले नजदीक टाइम में खत्म होने वाला नहीं है, तो जनाब कब तक इसको जेल में रखेंगे। अल्टीमेटली आर्टिकल 21 का वायलेशन है, ऐसे बेल मिल जाती है, ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता है इंसान का। या फिर जो एक मेन गवाह होता है, 307 का मामला है, किसी को चोट मारी, मरते मरते बच गया, ये तो मामला होता है। अब उसी बंदे को क्रॉस कर दिया गया, मतलब कि सवाल उसका कोर्ट में आया, गवाही दी और वकील साहब ने क्रॉस भी कर लिया, तो बचा क्या केस के अंदर। मेन तो यही था, जिसको क्या बंदा सामने वाला टेम्परिंग कर सकता था, हैम्परिंग कर सकता था, डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़, टेम्परिंग हो गया। हैम्परिंग मतलब किसी को बंदे उकसा दिया, धमका दिया, डरा दिया, कुछ भी हो सकता था, तो ट्विटर नहीं हो सकता वो विटनेस, तो भी बेल मिल जाती है। ये तीनों चीजें एक सर्कल बना देती हैं। अगर ये चीजें आपके केस के अंदर है तो आपको बेल मिलेगी, चाहे केस कितना बड़ा क्यों ना हो जाए। डायरेक्ट कन्विक्शन नहीं दिखना चाहिए कि सब कुछ ही इस आदमी के अगेंस्ट है, ये नहीं दिखना चाहिए, बेल मिल जाती है सर। एक और टॉपिक है, जैसे ये तो अब बात हो गई फोर्जरी की कि आप सिंगल सोलो फोर्जरी कर रहे हो, एक फोर्जरी होगी ग्रुप में, जैसे पहले हुआ करते थे ना, वो जो पूरा गांव को लूट लिया करते थे, लुटेरे हुआ करते थे, वो ग्रुप में करते थे काम। तो क्या ग्रुप की धाराएं सेक्शन तो आज भी होता है, आज भी होता है। कई लोग फर्जी अकाउंट, फर्जी बैंक टाइप बना देते हैं, लाओ पैसा जमा करो, कुछ लोग स्कीम चला देते हैं कि 1 लाओगे इतना पैसा, 2 लाओगे इतने, 3 लाओगे इतने, 20 लाओगे इतने, तो आप पैसा लाके लगाते जाओ। मान लीजिए 5 ग्रुप है, 5 बंदे एक ग्रुप में, अब पांचों ने मिलकर फ्रॉड कर रहा, हाँ, एक का रोल बहुत बड़ा है। आप ना ये मत देखो कितने लोगों ने फ्रॉड किया, यहाँ पर 120 भी सेक्शन लग जाएगा या 61 सेक्शन लग जाएगा बीएनएस का सेक्शन। तो ये बात ही ये बोलता है, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, या फिर मतलब प्लानिंग के साथ ठग लिया लोगों को, ये अकेला एक सेक्शन है, इसकी सजा नहीं होती कोई भी। नहीं वो ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन मेन अलग है। अब क्या होता है कि एक तो लीडर होता है, जैसे आप लीडर हो गए, आपने हम सबको बता दिया कि सर ये ऐसे ऐसे सबको करना है, अब वो बेचारे कम पैसे में या छोटे लालच में वो काम को कर रहे हैं, क्या सजा सबको सेम होगी? 120 की वजह से होगी। मैं वही समझाता था जी। देखो होता क्या है ना, जब हम लेमैन को कानून समझाते हैं ना, तो वो अपने सवाल सही पूछ रहा है, आपका सवाल बिल्कुल परफेक्ट है आपके हिसाब से, बट हम जो जवाब देना चाहते हैं वो जवाब ये है कि देश का कानून ये बोलता है कि एक ने या 10 ने अपराध किया तो सबको जोड़ोगे कैसे। एक ने चाकू मारा, एक ने चाकू ला कर दिया, एक ने खरीदा, दूसरा सुपारी दी, तीसरे ने पकड़ लिया, अरे मारने की नीयत तो सभी की हो गई। समझ रहे मेरी बात को? अल्टीमेटली 5 लोगों ने ठगा, तो सब प्लानिंग ही तो कर रहे थे। तो यहां पर जो सेक्शन में कन्विक्शन होगा, 467 में उम्र कैद 10 साल या 420 में 7 साल, तो जो कन्विक्शन होगा ना 120 भी खुद सजा नहीं है, वो कहता है कि जो सजा मिलेगी सबको वही सेम मिलेगी। फिर क्या होता है, जब ट्रायल चलता है ना, तो ट्रायल का पूरा एक प्रोसेस से गुजरता है, लास्ट में डिसाइड होता है किसने कितना अपराध किया, फिर जज साहब वहां पे सजा सुनाते हैं।